हेलो जी, गुड इवनिंग। वेलकम टू बाजीराव आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सिक्किम मेंस में जो एग्जाम होने वाला है उसमें पेपर 3 में जनरल स्टडीज का पेपर 2 है, वैसे पेपर 3 है। इसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है जिसका नाम इन्होंने रखा है सिक्किम पीसीएस में मेंस में पर्टिकुलरली एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। एक्चुअल में ये सब्जेक्ट कहां से है? यूपीएससी मेंस में पेपर 4 जो कंडक्ट करती है उसमें एक टॉपिक है एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। बिना एप्टीट्यूड के ये सिलेबस ही अधूरा है। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया है सिक्किम वालों ने और ये अधूरा सिलेबस क्यों दिया है, इसका पर्पस है उसको डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट यूपीएससी का सिलेबस उठाने की कोशिश की गई है, पूरा सिलेबस, कुछ कुछ चीजें मिसिंग है, बट वहां पे ये पेपर 250 नंबर का होता है, 250 मार्क्स का। हेयर बाय ओनली 60 मार्क्स। एंड वन मोर थिंग, इसमें कुछ एमसीक्यूज को पूछा जाएगा, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर। एंड जो छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान में रखनी है उन चीजों को देखते हुए वन बाय वन ऑल टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस वी विल कवर इन आवर ड्यू करिकुलम। मोटी मोटी बात क्या है, एथिक्स का जो पेपर होता है इसका पर्पस क्या है, एग्जामिनर क्यों पूछना चाहता है एथिक्स के सवाल? रीजन बीइंग दे वांट टू नो हाउ मच वैल्यूड डिसीजंस यू कैन टेक इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपकी लीगैलिटी को चेक नहीं करता, आपकी इकोनॉमी को चेक नहीं करता, ये आपकी वैल्यूज को चेक करता है। आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हो, सेल्फलेसनेस कितनी है, ऑब्जेक्टिविटी कितनी है, परसुएशन कितनी है, परसेवरेंस कितनी है, आप कितने ज्यादा एम्पैथी रखते हो, कंपैशन रखते हो, आप चीजों को किस तरीके से देखते हो, टॉलरेंस है आपके पास। ऐसी वैल्यूज को ध्यान में रखने के लिए टू इवेल्युएट हाउ मच वैल्यूएबल पर्सन यू आर, दिस पर्टिकुलर syllabus is there in your examination, that is ethics and integrity. Today we will discuss few things. पहला, we will discuss about the syllabus, number 1. Number 2, we will discuss कि how we are going to complete the syllabus. Number 3, what are the objectives, हमें इसको पढ़ना क्यों है, कैसे पढ़ेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, वो सब चीजें we will discuss in very short span of time so that you people must know how to prepare this particular subject. स्टार्ट करते हैं जी। पहली बात, सबसे पहले सिलेबस के नाम को डिस्कस कर लेते हैं, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। सर, एथिक्स आर सोसाइटल इन नेचर। दोनों चीजें आती हैं कहीं ना कहीं वैल्यूज से निकल के। वैल्यूज क्या चीज है? कभी कोई आपसे पूछ लेगा कि यार ये बंदा ना बहुत ही वैल्यूएबल इंसान है, मैं इसको खोना नहीं चाहता। ये लड़की बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है मेरी लाइफ में, मैं इसको खोना नहीं चाहती। क्यों नहीं खोना चाहते हो? चले जाएगी तो क्या होगा, एक लड़की जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। नहीं ब्रदर, उसमें एक और प्रॉब्लम है। इसमें एक चीज थी, मेरा बिलीफ। बिलीफ के साथ आप जुड़ गए हैं इमोशंस। बिलीफ, मेरा मानना था कि आप अच्छे इंसान हो, अब मुझे सच में पता ही चल गया कि आप अच्छे इंसान हो, तो मैंने आपके ऊपर इमोशंस की इन्वेस्टमेंट करी है। जो हमारे बिलीफ्स होते हैं जब वो कंक्रीटाइज हो जाते हैं इमोशंस के साथ, तो वो आइदर एथिक्स बनते हैं, बिकॉज एथिक्स आर सोसाइटल इन नेचर। सोसाइटल इन नेचर, सोसाइटी डिसाइड करती है कि आप एथिकल हो या नहीं हो। मॉरल्स आर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। दो चीजें होती हैं जो पहले वैल्यू से बन के आएंगी, एक आपके एथिक्स, एक आपके मॉरल्स। इंडिविजुअल वैल्यूज जब भी हम यूज करेंगे तो हमारे मॉरल्स बनेंगे। सोसाइटल कंटेक्स्ट में जब भी हम वैल्यूज को यूज करेंगे तो हमारे एथिक्स बनेंगे। इफ योर एथिक्स आर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, वो मॉरल्स बन जाएंगे। इफ योर मॉरल्स आर सोसाइटल इन नेचर, तो आपके एथिक्स बन जाएंगे। मॉरल्स एंड एथिक्स कहां से आ रहे हैं हमारे पास? वैल्यू से। हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ सिंपल समझना है कि स्टोरी कहां से चली है। तो एग्जामिनर घूम फिर के आपकी एक ही चीज देखेगा, वैल्यू 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 वैल्यू। पूरा पेपर वैल्यू पे ही चलेगा। और हमें पर्टिकुलरली इस वर्ड वैल्यू पे ही पूरे पेपर में फोकस करना है। वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके एथिक्स थे, ये सोसाइटल वैल्यूज थी। समाज में आप वैल्यूज को कैसे एक्सरसाइज करते हो, सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स बना दिए। किसी टाइम पे सती प्रथा को एथिकल माना जाता था, आज वो अनएथिकल प्रैक्टिस हो गई। क्यों?
एथिक्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं समय के साथ। क्या ये रोज बदल जाते हैं? नो, रिलेटिवली परमानेंट। आज जो चीज आपके लिए सही है उसमें आपका बिलीफ सिस्टम जुड़ा है, आपके इमोटिव कंपोनेंट का भी उसमें मेजर रोल है, उसको ओवरनाइट बदला नहीं जा सकता। तो एथिक्स आर रिलेटिवली परमानेंट। एथिक्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे बदलते हैं क्या? बिल्कुल बदलते हैं। अगर आपकी शादी हो जाती है, शादी के बाद आपका डिवोर्स हो जाता है, आप अपने एक्स हस्बैंड या अपने एक्स वाइफ से मिलते हो, तो हो सकता है जिस सोसाइटी के स्टेटा में हम रहते हैं, देयर इज अ स्टेटस इन दी सोसाइटी, सोसाइटी हमारी इस ट्रायंगल की तरह है। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं अपर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी, लोअर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। जैसे जैसे हम सोसाइटी के अलग अलग स्टेटस में आते हैं तो हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज होता जाता है। एक पर्टिकुलर स्टेटा में माना जाएगा कि भाई ये वाला काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लिव इन रिलेशनशिप एक पर्टिकुलर सोसाइटी में अनएथिकल एक्ट माना जा सकता है, इमोरल एक्ट माना जा सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यूज वैसी हैं। हमारी वैल्यूज कुछ और हैं, हमारे लिए अलग सिनेरियो है। बॉलीवुड में जाओगे वैल्यू सिस्टम अलग है, यूरोप में जाओगे वैल्यू सिस्टम अलग है, ब्रिटेन में जाओगे अलग है, अब यूएसए में चले जाओगे वहां अलग है, ईरान में जाओगे अलग है, रशिया में जाओगे अलग है, इटली में जाओगे अलग है। तो स्पेशियो टेम्पोरल, स्पेस के साथ, टाइम के साथ वैल्यूज चेंज होती हैं, उनकी कंक्रीटाइजेशन बदलती है, सो एज हमारे एथिक्स एंड मॉरल्स भी बदलते हैं। एग्जामिनर पूरे पेपर में आपके डिसीजंस को, आपके एक्शन को, आपकी जो भी बातचीत होगी उसको इवैल्यूएट करेगा, ये जानने के लिए कि जो आप बोल रहे हो भाई उसके पीछे कोई ना कोई वैल्यू इन्वॉल्व है या नहीं है। विद दिस सिलेबस हमें कुछ 100 वैल्यूज याद रखनी है। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने कुछ वैल्यूज बोली, वो हमें कुछ 100 वैल्यूज याद रखनी है, उनके साथ कुछ एग्जांपल्स याद रखनी है। अल्टीमेटली हमने कोई भी बात करनी है तो वो वैल्यू एग्जाम्पल के साथ कोट करके अपने आप को सब्सटेंशिएट करना है कि सर ये काम इसलिए किया है कि अगर ये काम ना होता तो हमारी ये वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो जाती। जब भी हम वैल्यू कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इजी एग्जांपल लेनी है, आप किसी को चीट करते हो, अपने पार्टनर को चीट करते हो, पेरेंट्स को चीट करते हो, टीचर को चीट करते हो, तो एक दिन आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस होगी, आपका दिल दुखी होगा, मन दुखी होगा, आपको गिल्ट की फीलिंग आएगी। गिल्ट की फीलिंग आएगी तो आप पश्चाताप करना चाहोगे, रिमोर्स विल बी देयर एंड अल्टीमेटली यू विल एंड अप इन फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन। तो अगर हम आज सच बोलते हैं तो सच का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर हो सकता है, इट माइट बी डिफिकल्ट, बट लॉन्ग रन में आपको जो चीज बेनिफिशियल लगेगी वो सच ही है। सच इज ट्रुथ, ट्रुथ इज अ वैल्यू, वैल्यूज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हाउ टू एक्सरसाइज वैल्यू वाया एथिक्स और वाया मॉरल्स। सिलेबस का पहला पार्ट है एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। एथिक्स अभी हमने डिस्कस किया, ये सर कुछ वैल्यू बेस्ड चीज है। अब सेम वैल्यू को अगर आप ईमानदार हो तो आपको किसी ने 500 रुपीज दिए तो यू आर सेइंग आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मैं तो 500 रुपए नहीं लेता, लो 5000 ले लो। सर मैंने बोला ना मैं ऑनेस्ट हूं। 50 लाख, 5 करोड़, 5000 करोड़, 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ तो सर बताओ कब दोगे, कैसे दोगे? तो आपके पास ऑनेस्टी थी बट वो इंटेग्रिटी में बदली नहीं। अपहोल्डिंग द सेम वैल्यू इन ऑल टाइम एंड स्पेस। मैं आज अगर तुमसे प्यार करता हूं तो मैं कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, हालात कैसे भी हों। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ये मेरा एथिकल कंटेक्स्ट हो सकता है, प्यार करना अच्छी चीज है। अगर मैं तुमसे हमेशा सेम क्वांटम का प्यार करता रहूंगा, दैट इज माई इंटेग्रिटी। अगर मैं आज ईमानदार हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ फिगर, इररिस्पेक्टिव ऑफ ल्योरमेंट्स, इफ आई एम अपहोल्डिंग माई वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, देन इंटेग्रिटी इज देयर। तो हमको एथिकल आदमी भी चाहिए जिसके पास वैल्यूज हो, हमको उस आदमी में इंटेग्रिटी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आज आप सर्विसेज में आ जाते हो जस्ट बाय सेइंग दैट कि आपके पास कुछ ऑनेस्टी है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, बट कुछ समय बाद आप बदल जाओगे। मैं आपके ऐसे एथिक्स का क्या करूंगा? मुझे तो आपके एथिक्स के साथ साथ मुझे आपकी इंटेग्रिटी भी चाहिए। दो चीजें, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। इसके साथ जो यूपीएससी के सिलेबस में टॉपिक है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या चीज है सर? इट इज अ इनबॉर्न पोटेंशियल टू लर्न समथिंग। एक यूपीएससी दो जगह पे ये सवाल पूछती है, एप्टीट्यूड वर्ड का दो जगह पे यूज किया गया, एक सी सेट के पेपर में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अदर इज एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। दोनों ही जगह पे हम सिर्फ आपका पोटेंशियल चेक करेंगे कि भाई आप चल सकते हो। इफ यू आर एबल टू वॉक वी विल मेक यू रन। अगर आप बोल सकते हो तो हम आपको गाना गाना सिखा सकते हैं। अगर आपकी आवाज में सुर ताल सीखने की क्षमता है तो वी विल मेक यू अ गुड सिंगर। ऐसा एप्टीट्यूड के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं।
हमें तीनों ही चीजें चाहिए इंसान के अंदर, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अगर किसी के पास एथिक्स एंड इंटेग्रिटी है बट उसको आता जाता कुछ नहीं है, उसके अंदर कुछ सीखने का पोटेंशियल नहीं है, तो ऐसी ईमानदारी हमारे किस काम की? सपोज अ लेबरर इज देयर एंड ही इज सेइंग कि सर आई विल डू माय लेबर वर्क विद फुल इंटेग्रिटी, मैं अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। भाई हम चाहते हैं कि आप अच्छे से सीखो, आप एक बड़े कंट्रैक्टर बनो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाओ, नेशन बिल्डिंग में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करो, यू शुड हैव द पोटेंशियल टू लर्न, बट वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं मिसिंग है। ईमानदारी से सब चीजें नहीं होंगी, ईमानदारी को एक्सरसाइज कैसे करना है वो भी हमें आना चाहिए। इसी के कंटेक्स्ट में एक फ्रेज बोला जाता है, इंटेग्रिटी विदाउट नॉलेज। कहां पे यूज किया जाता है? आप एक सोशल ऑडिट करते हो जहां पे कुछ लोग मिलके, लोकल बॉडीज के या समाज के कुछ लोग मिलके ऑडिट करते हैं कि ये जो ग्रास रूट लेवल पे कुछ चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, वेदर दे आर रिसीविंग द एंड बेनिफिट और नॉट। सोशल ऑडिट, वहां पे ईमानदारी तो है लोगों के पास बट नॉलेज नहीं है कैसे करना है उसको ऑडिट को। तो हमें तो एथिक्स एंड इंटेग्रिटी के साथ एप्टीट्यूड चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सिर्फ एप्टीट्यूड है, उनके पास वैल्यूज नाम की चीज नहीं है, ना तो एथिक्स है। एथिक्स नहीं है तो इंटेग्रिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ओसामा बिन लादेन, हैकर्स के पास नॉलेज बहुत है, सीखने का पोटेंशियल बहुत है, सब कुछ सीख लिया, बॉम्ब बनाना सीख लिया, बॉम्ब चलाना सीख लिया, बॉम्ब चला के भागना भी सीख लिया। और ऐसा कर क्यों रहे हो यार? क्यों मार रहे हो लोगों को? क्यों ह्यूमैनिटी का नुकसान कर रहे हो? क्यों जेनोसाइड कर रहे हो? क्यों गरीब लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हो? क्योंकि उनके पास एथिक्स और इंटेग्रिटी नहीं है, सिर्फ एप्टीट्यूड था चीजों को सीखने का, उन्होंने सीख लिया, अब उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इंसान कैसा चाहिए? जिसके पास एथिक्स भी हो, इंटेग्रिटी भी हो और एप्टीट्यूड भी हो। अगर ये दोनों होंगी, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, देन द पर्सन इज लेम। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी आर लेम विदाउट एप्टीट्यूड। कहां जाओगे? कहीं नहीं जा पाओगे। बट on the other hand, if you are having aptitude but not having ethics and integrity, you are blind. आपको पता ही नहीं है यार सही क्या है गलत क्या है। ethics and integrity are lame without aptitude and aptitude is blind without ethics and integrity। दो छोटी छोटी लाइंस हैं, इनको याद रखेंगे। ऐसी अप्रोक्सीमेटली 100 लाइंस हमें याद करनी है इस सिलेबस के साथ ही। छोटे से मार्क्स है इसके, 60 मार्क्स का पेपर है आउट ऑफ 300। तो माई प्रिजम्पशन इज कि एग्जामिनर ज्यादा डेप्थ में जाके सवाल नहीं पूछेगा जैसा यूपीएससी में पूछा जाता है। सिलेबस हालांकि इन्होंने वहां से कॉपी किया है, एक वर्ड इन्होंने मिस कर दिया था, एप्टीट्यूड। हमने अभी उस पर चर्चा करी कि एप्टीट्यूड का लेना देना इसके सिलेबस के साथ कैसे, बिना उसके सिलेबस ही अधूरा है। अब देख लेते हैं जी सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली पढ़ने में मजा आए और सिलेबस खत्म करने में मजा आएगा। पॉइंट नंबर 1 है जी हमारे पास एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स के बारे में अभी हमने छोटी सी चर्चा करी, एथिक्स कहां से है उसके बारे में चर्चा करी। इसेंस क्या है, होता क्या है, जो मैंने एक बात आपको बताई, एथिक्स इज रिलेटिवली परमानेंट, एथिक्स इज सोसाइटल इन नेचर, एथिक्स वेरीज अकॉर्डिंग टू स्पेस एंड टाइम, ऑल दोस थिंग्स आर पार्ट ऑफ इसेंस। डिटर्मिनेंट्स में हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये बंदा एथिकल काम कर रहा है? डिटर्मिनेंट्स अल्टीमेटली कहीं ना किसी वैल्यू बेस्ड होगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, भाई ये मैंने काम कर दिया एक्शन ए, एक्शन ए इज एथिकल और नॉट, कौन डिसाइड करेगा? कैसे डिसाइड होगा? सोच के बताते हैं। अगर गांधी जी ने बोला था कि अगर ये काम करोगे तो ये काम गलत है, और गांधी जी वाज मैन ऑफ वर्चूज, तो आप ये गांधीज्म के अगेंस्ट जा रहे हो, भाई ये एथिकल तो नहीं हो सकता। ऐसे करते करते हम कुछ डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे जो हमें ये बताएंगे कि हमारा एक्शन एथिकल है या नहीं, एक चीज। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर हमने कोई काम किया जो एथिकल नहीं हुआ तो क्या होगा? गिल्ट आएगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस होगी, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आज मैं आपसे प्रॉमिस करूं कि यार हम ये पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे, आपको सब लिखना आ जाएगा, और 3 दिन आप क्लास में आओ, बाद में बोलूंगा अरे मैं नहीं जानता आपको। आप नेक्स्ट टाइम ना तो खुद मेरे पास आओगे ना किसी को मेरे पास आने दोगे। अगर मैं एथिकल हूं, वैल्यूएबल आदमी हूं,
तो मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे ही हमको देखना है कि एथिक्स डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, अगर हम एथिकल नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव्स क्या होंगे। ऑल दीज थिंग्स विल बी लिंक्ड विद ह्यूमन एक्शन। सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लाइन ऑफ द सिलेबस। सेकंड पार्ट पे आते हैं, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स की अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, जिसमें हम मेटा एथिक्स पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स पढ़ते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स पढ़ते हैं। अब जैसे जैसे सिलेबस पढ़ेंगे ये सब चीजों पे ज्यादा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी बात समझते हैं, मेटा क्या चीज है। एक तो वो अपने जुकरबर्ग साहब ने चला रखा है मेटा, हर चीज को मेटा के साथ लिंक कर दिया। एक मेटा फिजिक्स होती है, एक मेटा एथिक्स होते हैं। भाई ये काम करना ही क्यों है। मेटा फिजिक्स क्या कहती है, भाई ये मेरी दुनियावी चीज नहीं है, दिस इज नॉट वर्ल्डली, इट इज हैविंग कनेक्शन विद अदर वर्ल्डलीनेस, ट्रांसेंडेंटल है। भगवान की बातें कर रहे हैं, सोल की बातें कर रहे हैं, कर्मा की बातें कर रहे हैं। मेटा फिजिक्स, मेटा एथिक्स एक एग्जांपल है। मेरे को ये काम इसलिए नहीं करना कि लोग बुरा बोलेंगे, वो सही है इसलिए करना है। कुछ चीजें बाय वर्चू सही होती हैं। किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर ने एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोला कि यू शुड बी वेजिटेरियन, बट हर स्क्रिप्चर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एक्सप्लिसिटली, इंप्लिसिटली एक बात जरूर करता है, आपको वायलेंस नहीं करनी है, आपको प्यार मोहब्बत से रहना है, आपको रिस्पेक्ट देनी है, आपके अंदर लव, केयर, कंपैशन के एलिमेंट होने चाहिए। कोई भी रिलीजन, कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर हमें मारकाट करने की आजादी नहीं देता है। वहां से निकल के आता है कि भाई हमें वेजिटेरियन होना है। ये क्या चीज है, वेजिटेरियनिज्म क्या चीज है, क्या खाना खाएंगे, प्रिस्क्रिप्टिव हो गया, उसके बारे में डिटेल्स देंगे, डिस्क्रिप्टिव हो गया, कुछ नॉर्म्स बने हैं, नॉर्मेटिव हो गया। क्यों बने हैं, मेटा, मेटाफिजिकल, मेटा एथिक्स। वहां पे ये डायमेंशंस को और भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे इन आवर करिकुलम। नेक्स्ट इज एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। आपकी प्राइवेट लाइफ आप कैसे जीते हो, और पब्लिक रिलेशनशिप में हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी आएंगे कि आप ऑफिस में कैसा बिहेव करते हो। दो, ऐसा नहीं है कि ये आपके प्राइवेट एथिक्स हैं और ये पब्लिक एथिक्स हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं ओवरलैप जरूर होंगे। ये आपके पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स दोनों ही कहीं ना कहीं ओवरलैप जरूर होंगे। हाउ यू आर लिविंग योर प्राइवेट लाइफ, आप क्या रिलीजन फॉलो करते हो, आपकी क्या सोच है, उससे पब्लिक लाइफ का क्या लेना देना है। कहीं ना कहीं ये ओवरलैपिंग जरूर होगी, बट हमें दोनों चीजें अलग अलग पढ़नी है। कौन सी वैल्यूज प्राइवेट लाइफ में रखेंगे, कौन सी वैल्यूज को पब्लिक रिलेशनशिप में रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। मुद्दा कहां से चला था, क्लास कहां से स्टार्ट हुई थी, वैल्यू से। अब वैल्यूज कहां से आ रही हैं, कह रहा स्कूल वैल्यू देता है, फैमिली वैल्यू देती है, मम्मी पापा वैल्यू देते हैं। इसी टॉपिक को क्या बोला जाता है, सोशलाइजेशन। व्हाट अ गर्ल इज गोइंग टू लर्न फ्रॉम हर फादर, हेटेरोसेक्सुअल एडजस्टमेंट। ऑपोजिट जेंडर के साथ कैसे डील करना है, ये लड़की अपने फादर से सीखती है। रोल ऑफ फैमिली, हेटेरोसेक्सुअल एडजस्टमेंट, लड़का मदर से सीखता है, हेटेरोसेक्सुअल एडजस्टमेंट। बाकी चीजें भी हम सीखते हैं। मदर से क्या सीखते हैं, वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस, वैल्यू ऑफ केयर, इमोटिव कंपोनेंट्स। पहले तो लोगों को स्कूल नहीं जाने देते थे, फिर धीरे धीरे स्कूल स्टार्ट हो गए। अब स्कूल के बाद एक नई चीज आ गई, पहले लड़कों का स्कूल अलग था, लड़कियों का स्कूल अलग था। अब क्या कर दिया, सिस्टम चेंज कर दिया, कोएड एजुकेशन चलेगी भाई। क्या चलेगी, कोएड एजुकेशन, लड़की लड़का दोनों साथ में एक ही स्कूल में। अरे यार इतने ज्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, लड़का लड़की को परेशान कर रहा है, लड़की लड़के को परेशान कर रही है। इस परेशानी को दूर कर दो ना, ये कोएड स्कूल में जाते हैं तभी ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, कोएड स्कूल में भेजने का पर्पज ही यही है कि विमेन इंपावरमेंट हो, हेटेरोसेक्सुअल एडजस्टमेंट समझ में आए लोगों को। अ गाय शुड लर्न हाउ टू डील विद अ गर्ल, गर्ल शुड लर्न हाउ टू डील विद मेन। कोएड एजुकेशन, और पर्पस क्या है, वैल्यू सिस्टम तो इनकलकेट करना है, वैल्यूज तो इनहेंस करनी है। रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इनकलकेटिंग वैल्यू। स्कूल में जाते हैं तो स्पोर्ट्स की टीम बनती है,
स्पोर्ट्समैनशिप आती है, टीम स्पिरिट आती है, वैल्यू ऑफ फॉरगिविंग आती है, टाइमलीनेस, स्कूल में नहीं जाएंगे, लेट हो जाएंगे तो प्रेयर में पनिशमेंट मिलती है, अवॉर्डिंग एंड रिवॉर्डिंग से आपको डिसिप्लिन्ड बनाया जाता है, सोशलाइजेशन, होल सोशलाइजेशन। समाज क्या करेगा? अब समाज में आपके फ्रेंड्स आ गए, आपके कोवर्कर्स आ गए, जितने भी लोग आपको मिलेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू तो देके जाएंगे ना। अब आपका दोस्त है, आपने बोल दिया कि यार मम्मी ने बोला है कि कोई भी 30, 40, 60 ml की ड्रिंक नहीं लेनी है हमको, बट आपका दोस्त कह रहा भाई 30 ml में क्या फर्क पड़ता है, आपको अल्कोहलिक बना दिया, आपको स्मोकर बना दिया, आपको गलत काम करने से रोका नहीं। किसकी प्रॉब्लम है? सोशलाइजेशन की, वैल्यू सिस्टम की। इसकी वैल्यू करप्ट थी आपके फ्रेंड की, आपकी वैल्यूज भी करप्ट हो गई। जैसे जैसे वैल्यूज करप्ट होंगी, वैल्यू का एक्सरसाइज भी गलत होगा, वो एथिक्स नहीं आएंगे, अल्टीमेटली गिल्ट आएगा, अल्टीमेटली रिवॉर्ड की जगह पनिशमेंट मिलेगी, अल्टीमेटली आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगी, गिल्ट आएगी, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आने वाली हैं। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आप गुस्से में आओगे, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम दी वैल्यूज ओनली। जो लोग ज्यादा करप्शन करते हैं, जो लोग एग्जाम में चीटिंग करते हैं, अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू सी दी डाउनफॉल। यहां पे एग्जाम में बात हो रही है वैल्यूज की। आंसर इतना ज्यादा वैल्यू एनरिच्ड होना चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ेगा तो खुश हो जाएगा कि एक लाइन में स्टूडेंट ने 3-4 वैल्यू कोट करी है, एक एग्जाम्पल कोट करी है इन अ क्वेश्चन, सो दैट योर क्वेश्चन मस्ट लुक वैल्यू एनरिच्ड। नेक्स्ट जी हमारे पास सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? आप छोटा बच्चा ना, उससे बात करोगे तो अलग तरीके का बिहेवियर दिखाएगा। एक बच्चा जो 1 साल का है, तो मम्मी, जैसे बच्चा पापा घर आते हैं ना, मम्मी क्या कहते हैं? पापा से पूछो लेट कैसे हो गए। मारेगा पापा को? पापा से पूछेगा लेट क्यों हो गए? बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, सोशलाइजेशन से आ रही थी। धीरे धीरे बच्चा चीजों को देख देख के 3 कंपोनेंट डेवलप करता है। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। दीज आर affective component, cognitive component and behavioral component। 3 कंपोनेंट डेवलप करता है अफेक्टिव इमोशंस। मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, आप मुझे कितने अच्छे लगते हो, अफेक्टिव कंपोनेंट। ये ई नहीं है, ए है, अफेक्शन वाला ए है। आप सोचते कैसे? कॉग्निटिव कंपोनेंट, दिस इज योर थिंकिंग, दिस इज योर फीलिंग, this is how you are behaving। 3 components are there, these are the predispositions। आप मुझे मिले नहीं कभी, बट किसी ने बोल दिया कि यार ये बाजीराव एकेडमी में ना एक टीचर आएगा, वो ये चीजें करता है। आप मुझे जानते भी नहीं हो, बट आपने मेरे खिलाफ या मेरे फेवर में, आइदर इन माय फेवर और अगेंस्ट मी, आपने एक प्रीडिस्पोजिशन बना ली। आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे हो, कुछ लोग अच्छा लग गया वो अच्छा फील कर रहे हैं, कुछ लोगों को मैं बुरा लग गया बुरा फील कर रहे हैं। या तो आप उसको शो करोगे, उसकी विजिबिलिटी लेके आओगे, या मन में बात रखोगे, दिमाग में सोचते रहोगे। दिमाग और मन की बात कर रहे हैं तो अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट, जैसे आपने मुझे दिखा दिया, विजिबल फॉर्म ऑफ द एटीट्यूड इज कॉल्ड एज बिहेवियर, एटीट्यूड। इन्फ्लुएंस रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, सोचने की बात कैसे बदलता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट। मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, वन फर्दर एक्सटेंशन ऑफ, हम पॉलिटिक्स के बारे में कैसे सोचते हैं, हम मॉरलिटी के बारे में कैसे सोचते हैं, हमारी प्रीडिस्पोजिशन क्या है, व्हाट आर आवर अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट इन दैट कंटेक्स्ट। सोशल इन्फ्लुएंस, समाज से कैसे प्रभावित हो रहे हैं, समाज हमारी सोच को, हमारी फीलिंग्स को कैसे बदल रहा है। देखा देखी, हिंदी में बोला जाएगा भेड़ चाल। आपके दोस्त ने बोल दिया भाई आज होमवर्क नहीं किया, स्कूल नहीं जाएंगे, आपने बोला नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हमारे सीनियर्स भी नहीं जाते थे, हमारे पापा भी नहीं जाते थे। सोशल इन्फ्लुएंस, समाज में सब सिगरेट पी रहे हैं, हम भी पीने लग गए। समाज ने डिसाइड किया कि कचरा नहीं फेंकेंगे रोड पे। सबने समाज में खड़े थे तो वहां से कचरा उठाना शुरू कर दिया। रोड पे कहीं गंदगी थी, मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। मेरे को देखे देखे 4 लोगों ने और क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। सोशल इन्फ्लुएंस, सबने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, पूरी रोड क्लीन हो गई, पूरा देश क्लीन हो गया, पूरी दुनिया क्लीन हो गई, क्लाइमेट चेंज की समस्या का हल निकल जाएगा। सोशल इन्फ्लुएंस, अल्टीमेटली एटीट्यूड बदला गया, अल्टीमेटली थिंकिंग बदली गई,
अल्टीमेटली इमोटिव कंपोनेंट बदला गया और उससे बिहेवियर बदल गया, रोड पे कचरा फेंकना बंद कर दिया, एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस। अब वो चीजें हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक चीज होती है परसुएड करना, परसुएशन। अगर मैं आपको कोई भी बात बोल रहा हूं जिसमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, कोई लार्जर गुड की बात करते हैं, किसी समन बोनम की बात करते हैं। समन बोनम क्या चीज है? सर मैं चाहता हूं कि समाज सुधार हो, देश आगे बढ़े। मैं नहीं चाहता मैं आगे बढ़ूं, देश आगे बढ़ेगा तो मुझे लगेगा मैं आगे बढ़ ही रहा हूं। अब मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं, इसमें मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है ना? हम सेल्फ इंटरेस्टेड लोग ही नहीं है, सेल्फलेसनेस की वैल्यू है हमारे अंदर। हम चाहते हैं सब आगे बढ़े, क्या करेंगे? परसुएशन। अगर ऐसे ही मैं आपको कुछ समझा रहा हूं और उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूं मेरा फायदा हो, बाकी दुनिया बाढ़ में जाए कोई मतलब नहीं है, आई वॉन्ट माई ओन बेनिफिट, आई एम लुकिंग फॉर माई ओन बेनिफिट, वो परसुएशन से हटके मैथोडोलॉजी सेम रहेगी बट एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव बदल जाएगा। अगर सेल्फ इंटरेस्ट पे बात आ जाएगी तो वो हमारी मैनिपुलेशन बन जाएगी। अदरवाइज वी वांट टू परसुएड पीपल। सिलेबस के अंदर परसुएशन आपको सिखाई गई है, मैनिपुलेशन की बात नहीं की गई। वाइस वर्सा, अगर सेल्फ इंटरेस्टेड चीज है तो वो बन जाएगी हमारी मैनिपुलेशन। नेक्स्ट इज डेडिकेशन, सॉरी नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। हमें जो प्री का एग्जाम होता है उसमें एमसीक्यूज आते हैं, यहां तो मेंस में भी एमसीक्यूज हैं आपके पास। तो ऑब्जेक्टिविटी है बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स एंड फिगर, हमें डिसीजन लेना है। 100 वर्ड्स का एक नोट याद रखेंगे, 2-3 एग्जांपल्स इस पे याद रखेंगे। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, ब्यूरोक्रेसी कैसे डिसीजन लेती है, बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स एंड फिगर्स, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिविटी ओनली। देन डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, हर चीज खत्म हो जाए, हमारी डेडिकेशन खत्म नहीं होनी चाहिए। मोटिवेशन बाहर से आती है, डेडिकेशन इज इंटरनलाइज्ड फीलिंग। वेरी डेडिकेटेड पर्सन सुबह 8 बजे आ जाता है ऑफिस, वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट 12 घंटे पढ़ता है। अल्टीमेटली विद डेडिकेशन यू आर गोइंग टू बीट वट एवर द सिनेरियो में बी। माजी द माउंटेन मैन, वो पहाड़ तोड़ के रोड बना दी उसने, डेडिकेशन है, सेल्फलेसनेस है। ऐसी डेडिकेशन हमें पब्लिक सर्विसेज में दिखानी है। सर कुछ भी हो जाए देश आगे बढ़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए समाज का हार्म नहीं होने देंगे। पंजाब में फ्लड आया हुआ है, लोग क्या बातें करें, कुछ भी हो जाए डेडिकेशन है लोगों की, डूबने नहीं देंगे पंजाब को, पंजाब आगे बढ़ेगा वट एवर द सिनेरियो में भी। सी द डेडिकेशन ऑफ द पीपल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, दिस इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। एम्पैथी एंड कंपैशन। पर एक चीज आपने देखी होगी, कभी रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग मदद करने की बजाय वहां पे वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग खुश हो रहे हैं उनको देख देख के। कहीं पर लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग खड़े हो जाते हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो ये अपैथेटिक एटीट्यूड है लोगों के पास। अपैथी, एपैथेटिक एटीट्यूड है लोगों के पास, अपैथी, बाय स्टैंडर अपैथी, साइड पे खड़े होकर मजे ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अपैथी, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी भी होती है। आप किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में गए, सर हमारे गांव में फ्लड आ गया है, लोग मर रहे हैं, कुछ आप हमारी हेल्प कर दो, कुछ आपके पास फंड्स होंगे। वो बाद में ना यार, व्हाट इज दिस? सर ब्यूरोक्रेटिक अपैथी है, तो सिंपैथी है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, आपके साथ कोई सहानुभूति दिखा रहा है कि हाँ यार अच्छा ऐसा हो गया, बुरा हो गया आपके साथ, तो कोई बात नहीं देखेंगे, सिंपैथी। इसके बाद का मुद्दा आता है सिंपैथी। किसी ने आपके साथ थोड़ा सा आपको हौसला देने की कोशिश करी, कोई बात नहीं देख लेंगे, कुछ नहीं होता। इसके बाद जो चीज आती है उसको बोलते हैं एम्पैथी, स्टेपिंग इनटू समवन एल्स शूज। मैं सर फेल हो गया जी एग्जाम में, इंटरव्यू दी थी, लास्ट अटेम्प्ट है, यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट है, तो अभी मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए सर, सिंपैथी देनी है। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, कुछ और कर लेंगे। एम्पैथीज, जब मुझे ये याद आया कि जब मेरा 6th अटेम्प्ट था और मैंने इंटरव्यू दी थी और मेरे पास भी सिलेक्शन नहीं हुई थी मेरी, तो मैंने भी पीडीएफ में जब देखा कि मेरा नाम नहीं है, तो मुझे कैसा दर्द हुआ, मैं कैसी पैथेटिक सिचुएशन में था, वो सब चीजें जब मैंने याद की, देन आई माइट बी स्टेपिंग इनटू समवन एल्स शूज, उसकी जगह पे जाके उसके दर्द को महसूस करना ही एम्पैथी। अब दर्द महसूस करने से क्या होगा? क्या हमने उसमें कोई एक्शन लिया, दर्द मिटाने के लिए कोई काम किया? अगर दर्द मिटाने के लिए कोई काम करेंगे, एम्पैथी प्लस एक्शन इज इक्वल टू कंपैशन। भाई तू फेल हो गया,
पीडीएफ में नाम नहीं है, ओके, यू व्हाई यू आर वरीड। अब हम तेरे को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट तो नहीं दिला सकते, बट वी आर रनिंग दिस शो, यू प्लीज ज्वाइन अस, वी विल डू समथिंग फॉर यू, यू विल ग्रो, यू आर हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर, कंपैशन, वी आर टेकिंग दैट एक्शन फॉर यू। हम पंजाब में जाके लोगों को बोलें कि हमारे भी यहां फ्लड आया था, हमारे भी बहुत बुरे हालात थे, क्या हमने कोई एक्शन लिया? जब हम उनको बोले कि ओके आपको क्या चाहिए, किसी ने बोला ट्रैक्टर चाहिए, ये लो, हमें खाना चाहिए, ये लो, फूड चाहिए, ये लो, ब्रेड चाहिए, ये लो, क्लोथ चाहिए, ये लो, मेडिसिन चाहिए, ये भी लो, कंपैशन, एक्शन ले रहे हैं, कंपैशन वाले एलिमेंट पे आना है। बीच में एक चीज बच गई, टॉलरेंस। अभी हम पढ़ गए हैं एटीट्यूड, दिस इज परमिसिव, दिस इज परमिसिव एटीट्यूड। जो भी करना है भाई तुझे कर, आपको मेरे खिलाफ बोलना है बोलो, आई एम गोइंग टू टॉलरेट दैट, दिस इज माई परमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर एक्शंस, योर थॉट प्रोसेस, योर स्पीच, योर एक्सप्रेशंस। आप कुछ भी करो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अगर फर्क पड़ रहा है तो हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं, दिस इज माई परमिसिव एटीट्यूड, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू आर फ्री टू डू दैट। बट इसमें अगर हम आते हैं लिबर्टी में, जस्टिस में, इक्वालिटी में, जैसे पॉलिटी में घुसेंगे तो आर्टिकल नंबर 19 को डिस्कस करोगे तो टॉलरेंस इज अप टू अ लिमिट, योर लिबर्टी नीड नॉट टू इंटरफेयर द स्फीयर ऑफ माई लिबर्टी। अदरवाइज अगर मान लो 100% हम लिबर्टी दे देते हैं तो बिग फिश इज गोइंग टू ईट द स्मॉल फिश, ताकतवर आदमी तो कमजोर आदमी को खा जाएगा। टॉलरेंस का मतलब हमेशा इस कंटेक्स्ट में नहीं है कि किसी को हमने 100% लिबर्टी देनी है कुछ भी करने की। टॉलरेंस इज इफ योर थॉट प्रोसेस इज कॉन्ट्ररी टू माइन, आई एम गोइंग टू एडजस्ट विद दैट, आई एम गोइंग टू लिसन टू दैट, whether I am going to believe you or not, that is a separate issue, but I won't disobey, I won't be able to counter your argument based on my intolerant behavior। अगर देश में कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, वो अपने विचार दे रहा है देने दो, हमें उसके प्रति टॉलरेंट होना है। इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि हमें उसको ओबे करना है, जो वो कह रहा है हमको वही करना है, हमारा ओपिनियन उसके कॉन्ट्ररी हो सकता है तो भी हम उसको बोलने देते हैं, दैट इज टॉलरेंस ओनली टुवर्ड्स वीकर सेक्शन रखनी है, कंपैशन। देन नेक्स्ट है जी हमारे पास एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ द गवर्नेंस एंड प्रोबिटी। एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन इसमें गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ा जाएगा। कंसेंसस ओरिएंटेड है, रिस्पॉन्सिबल है, रिलायबल है, इफेक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, सेल्फलेस है। एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो फिलोसफिकल बेसिस में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो हम मेटा एथिक्स वाली टर्म्स पढ़ के आए थे, अगर सबको मिलजुल के चलना है तो ग्रोथ ज्यादा होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, सर्वोदय होगा, गांधी जी का सर्वोदय। देन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, दो अलग अलग चीजें। कोड ऑफ एथिक्स एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि इसको भी ऑन पेपर लेके आओ। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्लास 8 बजे होगी, ओके सर, 1 घंटा पढ़ाया जाएगा, ओके सर, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके सर। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो आपको 50 बार समझाना पड़ेगा। ये मेरी वैल्यू पे डिपेंड करता है, सेल्फलेसनेस हो सकती है, ये मेरी पेशेंस पे डिपेंड करता है, मेरी टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा गलत सवाल पूछ रहा है, उल्टा सीधा टीचर को परेशान कर रहा है, टीचर चुप बैठा है, टीचर तो भी उसके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, क्यों? टीचर के अंदर एक वैल्यू जिसको बोलेंगे टॉलरेंस। अब टॉलरेंस को हम ऑन पेपर डिफाइन नहीं कर सकते, किसके प्रति टॉलरेंट होना है, कितना टॉलरेंट होना है, क्योंकि एथिक्स की एक वैल्यू होती है, एथिक्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर। मेरे एथिक्स आपके एथिक्स से अलग हो सकते हैं। जब हम दोनों के एथिक्स अलग अलग होंगे तो ऑन पेपर तो सब्जेक्टिव चीज को कैसे लिखेंगे कि हम सबको वही चीज फॉलो करनी है। अगर वही चीज हम सबको फॉलो करनी है तो वो आपके कोड ऑफ एथिक्स ना होके कोड ऑफ कंडक्ट बन जाएगा कि भाई ये तो होना चाहिए। एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो गिल्ट आता है, पनिशमेंट नहीं आती, समाज आपसे बात करनी बंद कर देगा, अलग तरीके की पनिशमेंट है। लीगल पनिशमेंट, कंडक्ट वायलेट होगा, मैं 8 बजे क्लास नहीं लूंगा तो आप पूछोगे सर 8 बजे क्लास क्यों नहीं ली। कोई टीचर बच्चा फालतू सवाल पूछ रहा है, मैं उसको बोलूंगा नहीं, इसका जवाब नहीं देंगे, हु इज गोइंग टू क्वेश्चन मी, फालतू सवाल है। कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स इज बेस्ड ऑन वैल्यू सिस्टम, कोड ऑफ कंडक्ट इज बेस्ड ऑन रूल्स, रेगुलेशन एंड सम लीगल प्रोविजंस। There are certain primary responsibilities of public service professionals। क्या होना चाहिए? टाइमलीनेस होनी चाहिए सर, इफेक्टिव गवर्नेंस होनी चाहिए, यू शुड बी ट्रांसपेरेंट, यू शुड बी अकाउंटेबल, यू शुड बी सेल्फलेस, यू शुड बी डेडिकेटेड टू योर वर्क, ABCD। वो सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस
प्रोफेशनल्स, इसमें कौन कौन काम कर रहा है, बहुत सारी एग्जांपल्स याद करेंगे। जैसे एक प्रशांत नायर आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने बना दिया कंपैशनेट कोझिकोड। कोझिकोड इज अ डिस्ट्रिक्ट, उसको डिसेबल फ्रेंडली बना दिया कि किसी भी डिसेबल आदमी को, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। असेसिबल इंडिया कैंपेन हमारे पास एक प्रोग्राम है, इन्होंने पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ही असेसिबल बना दिया, उसका नाम रखा कंपैशनेट कोझिकोड। ऐसे ही हमारे पास एक और आईएएस ऑफिसर हैं आर्मस्ट्रांग पामे, उन्होंने 100 किलोमीटर रोड बना दी विद क्राउड फंडिंग, आई थिंक इन मणिपुर। क्या कर रहे हैं ये लोग? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पब्लिक सर्विसेज की, लोगों का भला करना है, अपनी जेब गर्म नहीं करनी। वो ना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट हैज नथिंग टू डू विद अदर थिंग्स, इट हैज नथिंग टू डू विद अदर थिंग्स। देन नेक्स्ट आता है जी हमारे पास छोटी छोटी बातें। अब ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड सर्विस डिलीवरी, आरटीआई की बात करते हैं। यूपीएससी के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है आरटीआई, यहां पे मेंशन नहीं है, यहां पे लिख दिया ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। कुछ भी आपको जानना चाहते हो आपको हम बता दें, उससे अवेयर्ड सिटीजन बनोगे। अवेयर्ड सिटीजन बनोगे तो सवाल पूछोगे, सवाल पूछोगे तो अकाउंटेबिलिटी सेट करोगे ना मेरी, कि सर आपने बोला था 5 दिन में खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं खत्म हो रहा है? सर आप क्लास क्यों नहीं लेते हो? अकाउंटेबिलिटी। मैं भी ट्रांसपेरेंसी से बताऊंगा कि हाँ हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सिलेबस खत्म हो गया, ये कल खत्म हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, लोग पूछेंगे कि सर आपके पास 100 करोड़ फंड आया था, आपने फ्लड में क्यों नहीं लगाया? सर आपके पास 100 करोड़ फंड आया था एफॉरेस्टेशन के लिए, कहां गया वो फंड? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीजें कहां से आएंगी? जब हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे किसमें? इंफॉर्मेशन शेयरिंग में एंड सर्विस डिलीवरी। कोई भी सर्विस ले लो, पीडीएस ले लो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रॉब्लम क्या है? गोस्ट बेनिफिशियरी है, पता ही नहीं है कौन आ रहा है, कौन सामान लेके जा रहा है, किसको राशन मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चोर बाजारी चल रही है, लूट चल रही है, करप्शन हो रही है, ब्राइबरी चल रही है। क्यों? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिस दिन पता चलेगा रमेश के नाम से 4 किलो वीट और राइस आए थे और रमेश को मिले, दिस इज द रमेश आईडी कार्ड, यू कैन डिमांड दैट इंफॉर्मेशन इन आरटीआई। और ट्रांसपेरेंसी अगर हम रखेंगे सर्विस डिलीवरी में तो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। बीइंग अ सिविल सर्वेंट, और काम क्या है? रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन तो करना है, अपने टाइम का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है। ऑल दोस थिंग्स व्हेन वी आर गोइंग टू डू, वी विल सी इफेक्टिव गवर्नेंस, एफिशिएंट गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस एंड ऑल दीज थिंग्स फॉर्म। क्या बनेगा इन सब चीजों से? गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल इंटरेक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज वी आर गोइंग टू डू। अब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म इज बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज। Certain values can be rules and regulation, can be based on a discipline, can be based on code of conduct, and non-professional values. You and me might be friends. You are coming to my home. We are discussing. We are chit-chatting, which is not demanding the professional behavior in detail. We will discuss and we will make a framework. Compare professional and non-professional behavior with respect to ethics and integrity. Next, work culture. Already we are discussing. वर्क कल्चर में क्या होना चाहिए? सिटीजन चार्टर होना चाहिए, लोगों को कौन सी सर्विस देनी है उसके बारे में पता होना चाहिए। डिटेल्स शुड बी देयर। वर्क कल्चर भी हमारी सोशलाइजेशन में एक मेजर रोल प्ले करेगा। आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, कितने लोग वहां पे चिड़चिड़े हैं, कितने लोग वहां पे अच्छे से बात कर रहे हैं, टाइमलीनेस कितनी ज्यादा है, आपका ऑफिस कितना ईमानदार है, आप लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहे, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो। ऑल दोस थिंग्स आर बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज, वी आर गोइंग टू मेंटेन ऑल दोस थिंग्स। अब यहां पे जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कहीं कहीं पे, अब भाई आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, आप बॉर्डर पे काम करते हो, आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हो, आप आईटीबीपी में हो, आप सीमा सुरक्षा बल में हो, आप इंफॉर्मेशन के नाम पे ये बता दे रहे हो कि दुश्मन की चेक पोस्ट यहां पे है, हमारे पास आर्म्स एंड एम्युनिशन इतने हैं, हमारी देश की एक मेजर चेक पोस्ट यहां पे है, हमने अपना न्यूक्लियर प्लांट यहां पे लगा रखा है। बस वैसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। कुछ कुछ चीजें छुपा के रखनी है, वो भी देश के भले की बात कर रहे हैं, वो भी आपकी वैल्यू के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको 500 करोड़ दे, ले कॉन्फिडेंशियलिटी, यहां पे न्यूक्लियर प्लांट है हमारे पास, ऐसा नहीं करना है। वैल्यू है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी वैल्यू है। कोई आप पे भरोसा कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी कहां से आती है सर? ट्रस्ट से। ट्रस्ट है, आप मेरे पे विश्वास करते हो तभी तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज लिंक्ड विद ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जिस इंफॉर्मेशन से लोगों का भला हो, देश का भला हो, देश आगे बढ़े, नेशन डेवलपमेंट हो, नेशन ग्रोथ हो रही है, नेशन प्रोडक्टिव बन रही है,
कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द नेशन हो रही है, क्रिएटिविटी आ रही है, नोवल फीचर्स आ रहे हैं, इनोवेशन आ रही है, वो इंफॉर्मेशन तो रिलीज करेंगे। अब जिसमें देश के ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, देश की क्रूशियल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, ट्रेड सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं, कंपटीशन में इंडिया डिटेरिएट हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन भाई हम रिलीज नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, व्हेन वी आर गोइंग टू इनकलकेट द एथिकल वैल्यूज, अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द एथिकल वैल्यूज। ये सब चीजें हम इनकलकेट करेंगे, इन द एंड वी विल गेट एथिकल गवर्नेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऑन एथिकल गवर्नेंस। अगेन विद ऑल दोज वैल्यूज वी आर गोइंग टू कीप द एडमिनिस्ट्रेशन रनिंग, गवर्नेंस एथिक्स के साथ इसको डिस्कस करना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, टाइमलीनेस होनी चाहिए, प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए, टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, अब ऑफिस जा रहे हो, कल आना, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, लंच ब्रेक हो गई, आज छुट्टी है, आज सर नहीं है, कल मैडम नहीं आएंगे, मैडम की तबीयत खराब है, सर की तबीयत खराब है। भाई क्या कर रहे हो यार, मैं पेट्रोल खर्च हो रहा है, मेरा टाइम खर्च हो रहा है, मैं छुट्टी लेके आ रहा हूं, मैं स्कूल मिस हो रहा है, मेरा कॉलेज मिस हो रहा है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, इसकी कुछ कुछ वैल्यूज होंगी, उसमें एक वैल्यू फॉर एग्जांपल ले लो टाइमलीनेस, टाइम पे आपको बताना है, ड्यूरेशन बतानी है, वो सब चीजें बताएंगे। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, पैसा दे दिया सरकार ने 50 करोड़, क्या करना है, सिक्किम की डेवलपमेंट करनी है। सरकार क्या सोच रही है, 50 करोड़ आया सेंटर से, अब क्या करेंगे। अच्छा, मिनिस्टर के पास गया 50 करोड़, पहले ऐसा करो सब मिनिस्टर्स के लिए एक एक लैंड क्रूजर कार ले लो। सर 12 मिनिस्टर है, 12 करोड़ चला जाएगा। 12 करोड़ की आती है, नहीं सर वो 2 करोड़ की एक है। अच्छा 24 करोड़ चला जाएगा, जाने दो। क्या कर रहे हो सर, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड इसके लिए नहीं मिला है, सिक्किम की ग्रोथ के लिए मिला है। सिक्किम की ग्रोथ लेना कार के साथ रिलेशन नहीं है उसका, तो कैसे करेंगे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पे भी इसका रोल आएगा वैल्यूज का, कौन कौन सी वैल्यू डालेंगे, ऑब्जेक्टिविटी, परसिस्टेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, कुछ कुछ चीजों को डिलीवर करने के लिए, फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए। हो सकता है हम कोलैबोरेटिव, पार्टिसिपेटिव, कंसल्टेटिव अप्रोच फॉलो करें फंड्स यूटिलाइज करने के लिए, लोकल बॉडी से पूछ लें आपको किस चीज की जरूरत है। बाउंड्रीज ऑफ कंपिटेंस नेक्स्ट पढ़ेंगे, बाउंड्रीज ऑफ कंपिटेंस, इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें किसी भी मैटर पे कंपीट करना है तो हम चीटिंग कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी होगी कि भाई देयर आर नो फ्रेंड्स एंड फोज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ओनली नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स। अब एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें इंटरेस्ट मैटर नहीं करता। आप अगर आज मेरी ये बात सुन रहे हो तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए सुन रहे हो ना, हर चीज में इंटरेस्ट मैटर करता है। खाना खाते हैं इंटरेस्ट मैटर करता है, शादी करते हैं इंटरेस्ट मैटर करता है, कैरियर चूज करते हैं इंटरेस्ट मैटर करता है, कपड़े खरीदते हो, शर्ट खरीदने जाओगे इंटरेस्ट मैटर करेगा, नेशनल इंटरेस्ट आईआर में मैटर करेगा। इंटरेस्ट एक ऐसा कीवर्ड है, वो हर जगह मैटर करता ही है, उसके बिना जिंदगी चलेगी नहीं। अब हमारा यहां पे इंटरेस्ट जो है वो जीतने में है या वैल्यूज बचाए रखने में है कि सर मैं चीटिंग करके जीत नहीं सकता, मेरे को चीटिंग नहीं करनी है, मेरे को कॉम्पिटेंट बनना है, अगली बार दोबारा सीख के आऊंगा तो जीतूंगा, बट चीटिंग नहीं करूंगा। कंसल्टेशन ऑन एथिकल ऑब्लिगेशंस, कुछ कुछ एथिकल ऑब्लिगेशंस होंगी। भाई लोग भूखे मर रहे हैं तो मरने नहीं देना, लोग पानी में डूब रहे हैं तो डूबने नहीं देना। अब इस पे अगर आपको कुछ कंसल्टेशन लेनी है या कोई आपसे पूछने आ गया सर मैं पंजाब में ये काम कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम चल रही है, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं, आप मुझे कुछ वैल्यू बेस्ड कंसल्टेशन दें। अगेन कुछ वैल्यूज यहां ऐड करेंगे, एथिक्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब कुछ कुछ हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कुछ एथिकल थ्योरीज होती हैं, उसमें से एक थ्योरी होती है यूटिलिटेरियनिज्म। फॉर एग्जांपल यूटिलिटेरियनिज्म जर्मी बेंथम नाम के एक आदमी थे, उन्होंने दी थी। जर्मी बेंथम साहब क्या कहते हैं, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर। अब सपोज करते हैं हमारे पास कोविड का सीन चल रहा है, हमारे पास 10 ही वेंटिलेटर है, 10 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो लोग पेशेंट्स कितने हैं हमारे पास, 15। अगर आप 15 को बचाने बैठोगे तो सर बचा नहीं पाओगे क्योंकि वेंटिलेटर 10 ही हैं, 10 ही बचा सकते हो। अब इन दैट कंटेक्स्ट वी हैव टू कोट दैट सर, taking the learnings, taking the insights from the utilitarianism theory of Jeremy Bentham, we are going to save these 10 people. अब वो 10 के लिए आपने क्या क्राइटेरिया बनाया, उनकी कोमॉर्बिडिटी चेक करी, एज चेक करी, वैल्यू टू दी सोसाइटी चेक करी, उनके ऊपर कितने और लोग डिपेंडेंट थे उनको चेक किया, उसके बेसिस पे वी हैव सेव्ड दीज 10।
क्या चीज है? कंसल्टेशन ऑन एथिकल ऑब्लिगेशंस एंड एथिक्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे सर, कोई बायसनेस नहीं है, कोई प्रिजुडिस नहीं है, हम फ्री एंड फेयर हर एक्शन कंडक्ट करते हैं। दो वैल्यू सब्जेक्टिव होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ मेरी ईमानदारी अलग है, दूसरों के साथ अलग है। ईमानदारी ईमानदारी है, वो हर जगह रहेगी। क्या चीज है? एथिक्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या चीज है? सिटीजन चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को रिलीज करना चाहिए ऐसा बोला जाता है, बट हर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज नहीं करती है। सिटीजन चार्टर में कोड ऑफ कंडक्ट, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के बारे में मेंशन किया जाता है, कितने बजे ऑफिस खुलेगा, कौन कौन सा बंदा है इस पर्टिकुलर काम को देखता है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, कितने दिन में आपकी सर्विस डिलीवरी कर दी जाएगी, वो सब सिटीजन चार्टर का पार्ट होता है। इसके कुछ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता। पहली बात तो ये है कि सिटीजन चार्टर बनाने से पहले जो सर्विस डिलीवरी करने वाला होता है वही अपनी मनमानी करके सिटीजन चार्टर बना देता है। जिन लोगों को बेनिफिट देना है उनसे कभी कुछ पूछा ही नहीं गया, ना ही पूछा जाता है। दूसरी बात, सिटीजन चार्टर अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होती है। सबसे अच्छा मॉडल जो सिटीजन चार्टर का फॉलो करते हैं, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉलो करता है सिटीजन चार्टर का मॉडल, उसका नाम है सेवोत्तम मॉडल। बहुत ही अच्छा मॉडल है, उसी की एग्जांपल हम यहां कोट करेंगे। चैलेंजेस इन करप्शन। करप्शन क्या चीज होती है, ब्राइबरी क्या चीज होती है, दोनों अलग अलग चीजें। ब्राइबरी इज अ सब कंपोनेंट ऑफ द करप्शन। करप्शन क्या है? अब्यूज ऑफ पावर फॉर योर पर्सनल गेन। ब्राइबरी क्या है? जहां पे पैसे का लेन देन हो रहा है। अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे टाइम पे, आप सैलरी ले रहे हो, यू आर करप्ट पर्सन। अगर आप किसी दूसरे को काम करने नहीं दे रहे, यू आर करप्ट पर्सन। आप किसी से पैसा नहीं लेते हो। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, अरे यार हमने पूरी जिंदगी में 2 रुपए नहीं लिए किसी से। तो भाई 2 रुपए नहीं लिए तो ऑफिस कब जाता था तू? ऑफिस 10 बजे का टाइम है, तू तो 2 बजे तक सोता रहता था। वो करप्शन नहीं है? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करप्ट बिहेवियर। संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन हो गई है सोसाइटी में। आपका कोई दोस्त है आईएएस बन जाएगा, उसके पास 500 करोड़ आ गया, दूसरे के पास नहीं आया, तो समाज के अरे वो देख कितना समझदार है, चाची मामी दादी पूरे रिश्तेदार बोलने लग जाएंगे वो तो बहुत समझदार है यार, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही हैज मेड हंड्रेड्स ऑफ करोड़। ये क्या कर रहा था आपका लड़का? अब ये कोई उसकी ईमानदारी की तारीफ नहीं करेगा। संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन, हमने मान ही लिया कि करप्शन हो रही है तो पैसा आ रहा है, उससे जिंदगी अच्छी चल रही है, संस्कृताइज कर दिया करप्शन को, संस्कृति में ऐड कर दिया। लास्ट इज एथिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होती है सर? आई एम डिटरमिन्ड टू डू दिस इन माई लाइफ। You should be determined to achieve whatever goals you have decided for yourself, not what others are going to decide. पब्लिक पॉलिसी डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? हम कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ 2 काइंड्स, वन इज लेटर एंड अदर इज स्पिरिट। इतने लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, लेटर में लिखा होगा, वर्ड्स लिखे हैं। स्पिरिट क्या है? कोई भी बंदा बचना नहीं चाहिए, हर बंदे को जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहता है कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर इन लोगों को अनाज मिलना चाहिए, कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। अब किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है बट दे आर हंग्री फॉर द पास्ट 10 days, दे आर नॉट हैविंग ग्रेन्स टू ईट। क्या करेंगे सर? अगर तो हम पब्लिक पॉलिसी डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, पीडीएस में आपको राशन चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो लेटर तो यही कहता है हर पॉलिसी का लेटर क्या कहता है कि यू शुड बी गेटिंग ग्रेन्स ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। ये क्या कह रहा है? दीज आर दी लेटर्स। व्हाट अबाउट द स्पिरिट? स्पिरिट कहती है भाई कि किसी को भूखा मत रहने दो। पब्लिक पॉलिसी डिटर्मिनेशन, वी हैव टू फॉलो द कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। दिस इज द लास्ट कंपोनेंट इन द सिलेबस। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, 60 मार्क्स का पेपर है जो जीएस के पेपर 3 में आ रहा है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, जीएस 2 में आ गया। 60 मार्क्स का कंपोनेंट है, एमसीक्यूज भी है, सब्जेक्टिव कंपोनेंट भी है। अल्टीमेटली आपको अपना आंसर बहुत ही ज्यादा वैल्यू एनरिच्ड लिखना है, वैल्यूज 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 लिखनी है। हर बात को सब्सटेंशिएट करेंगे, जैसे जीएस में करते हैं, फैक्ट्स के साथ, इकोनॉमी में, पॉलिटी में आर्टिकल के साथ, केस स्टडीज के साथ, जुडिशियल प्रोनाउंस, यहां पे वैल्यू, डेडिकेशन, सेल्फलेसनेस, एम्पैथी, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस,
डिटर्मिनेशन। ऐसे करते करते हम आंसर्स लिखेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अप्रोक्सीमेटली दिस इज अ गेम ऑफ 25 to 30 hours. So in that span of time, we will decide the curriculum and complete the subject. Then this is all for today. And if you are having any questions, please let me know. Thank you very much.